हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीटेट 2023 के लिए ईवीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, पिछली बार ऑनलाइन वाला जो आपका एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर अलग अलग शिफ्ट में पूछे गए हैं। अगर आप चाहें तो क्वेश्चन पेपर को उठा करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, पेट्रोलियम तथा कोयले को अनवीकरणीय यानी कि नॉन रिन्यूएबल ईंधन कहा जाता है, क्योंकि ये यानी कि आपसे पूछा है कि इनको अनवीकरणीय ईंधन क्यों कहा जाता है। ऑप्शन ए है क्योंकि ये प्रदूषण फैलाते हैं, बी है ये महंगे होते हैं, सी है प्रभाजी आसवन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। बेसिकली ये जो प्रभाजी आसवन है ना, ये एक मेथड है जो आपने साइंस में पढ़ी होगी। डी है इनको बनने में कई साल लगते हैं। तो इसमें से करेक्ट आंसर आपको चूज़ करना है, जो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, इनको बनने में कई साल लग जाते हैं। अब देखिए, एक होते हैं अनवीकरणीय स्रोत और एक होते हैं नवीकरणीय स्रोत। तो नवीकरणीय स्रोत क्या होते हैं? जो कभी भी पृथ्वी पर ख़त्म नहीं होंगे, उन्हें हम नवीकरणीय स्रोत कहते हैं, यानी कि रिन्यूएबल होते हैं वो। ठीक है, जैसे पानी है, वायु है, सनलाइट है, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे, तो ये होते हैं नवीकरणीय स्रोत। और अनवीकरणीय स्रोत वो होते हैं जो एक ना एक दिन समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मिज़ोरम में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी हैं? मिज़ोरम में कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? देखिए, खासी, असमी, मिजो, लुसेई तथा कुकी, मैतेलॉन तथा अंग्रेजी, माओ और बंगाली। तो इनमें से आपको चूज़ करना है कि कौन सी लैंग्वेज मिज़ोरम में बोली जाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मिजो भाषा, लुसेई भाषा और कुकी भाषा। ये तीनों भाषाएं आपकी मिज़ोरम में बोली जाती हैं, आपको याद रखना है। चलिए अब और चीज़ें भी देख लेते हैं, ये जितनी लैंग्वेजेस हैं, क्योंकि मैं कभी भी आपको ओनली क्वेश्चन नहीं करवाती हूँ। जितने भी क्वेश्चन में ऑप्शन दिए होते हैं आप जानते हैं, उन सभी का मैं आपको डिटेल देती हूँ। क्यों? क्योंकि ये सब सीटेट में पूछे गए हैं और ये जानने भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले खासी भाषा कहाँ बोली जाती है? आप नोट कर लीजिए, ये बोली जाती है फ्रेंड्स मेघालय में। ठीक है, और ये जो असमी भाषा है ये कहाँ बोली जाती है? ये बोली जाती है आपकी असम में। ऑप्शन बी तो ठीक ही हो गया, इसका आंसर हो गया, ये भाषाएं मिज़ोरम में बोली जाती हैं। इधर अगर हम मैतेलॉन की बात करें तो जो मैतेलॉन भाषा है ना फ्रेंड्स, ये तिब्बत में बोली जाती है, तिब्बती भाषा है ये एक। ठीक है, अंग्रेजी अगर हम देखें तो अंग्रेजी बोली जाती है नागालैंड में। आप इन सब को नोट करते हुए चलिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। माओ भाषा की अगर हम बात करें तो माओ बेसिकली एक प्रजाति है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये एक प्रजाति है। और बंगाली भाषा कहाँ की है? तो ये भाषा वेस्ट बंगाल की है, पश्चिम बंगाल की। ठीक है, तो ये सारी जो भाषाएं हैं ना, सीटेट में पिछली बार पूछी गई हैं, हर एक अलग अलग शिफ्ट में। मैंने आपको सारे डेट के एनालिसिस करवाए हैं सीटेट के, आप चाहें तो सारे पेपर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथियों के झुंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है उनके झुंड में हमेशा 2 या 2 से अधिक नर हाथी होते हैं। ऑप्शन बी है उनके झुंड में सारे नर हाथी होते हैं तथा हाथियों के बच्चे मादा हाथी के साथ रहते हैं। ऑप्शन सी है नर हाथी झुंड के साथ 14-15 वर्ष की आयु तक रहते हैं। एंड डी ऑप्शन है उनके झुंड में केवल मादाएं तथा हाथियों के बच्चे रहते हैं। तो आपको इसका करेक्ट आंसर चूज़ करना है, जो कि है, देखिए मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले एक झुंड के अंदर आप नोट कर लीजिए 10 से 12 हथिनियाँ होती हैं। ठीक है, मादा हाथी जिनको बोलते हैं, और साथ में बच्चे होते हैं। ठीक है, और हाथी का 3 महीने का बच्चा 200 केजी का होता है, ये भी आप याद रखेंगे। और हाथी एक दिन में 100 केजी घास फूस खा जाता है। और ये कीचड़ में रहना पसंद करते हैं, आप जानते हैं, वो इसलिए क्योंकि कीचड़ में रहकर ये अपनी बॉडी को कूल फील कराते हैं, यानी कि खुद को ठंडा फील कराने के लिए ये कीचड़ में रहते हैं। अब देखिए, इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल सही है कि नर हाथी झुंड के साथ 14-15 वर्ष की आयु तक रहते हैं और उसके बाद ये झुंड छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है,
साथ ही इनके झुंड में केवल मादाएं और हाथियों के बच्चे रहते हैं। इनके झुंड में 10 से 12 मादाएं रहती हैं, ये भी याद रखेंगे, और कुछ हाथी के बच्चे रहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें हमको सी और डी मिलेगा, वो हमको मिल रहा है ऑप्शन 3 में। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्य एक ऐसी चीज़ है जो हम करते हैं, जो आप सभी करते हैं, किस लिए करते हैं? तो इसमें ये पूछा है, यश कमाने के लिए, मनोरंजन के लिए, अपने को तथा अन्य लोगों को सहारा या भरण पोषण देने के लिए, या फिर ऊर्जा बचाने के लिए। तो ये एक बात बताइए, जब आप कोई कार्य करते हैं तो क्या आपको उससे यश मिलता है, आपको फेम मिलता है? नहीं मिलता ना। यश कमाने के लिए कोई काम थोड़ी करता है। तो ये ऑप्शन हमारा बाहर हो गया। मनोरंजन के लिए, हम कोई काम मनोरंजन के लिए कभी नहीं करते हैं। मनोरंजन के लिए आप टीवी देख सकते हैं, टीवी में कोई मूवी आ सकती है, कोई सीरियल आप देख सकते हैं, या फिर आपकी कोई और चीज़ होगी फेवरेट, मनोरंजन के लिए आप वो चीज़ कर सकते हैं। बट कार्य आप मनोरंजन के लिए करेंगे, ये ऑप्शन बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपने को तथा अन्य लोगों को सहारा और भरण पोषण के लिए। बिल्कुल सही बात है, हम सभी पेट पालने के लिए काम करते हैं। ये आप जानते हैं, दुनिया में जितने भी लोग हैं, और अगर उनके पास एक्स्ट्रा होता है तो वो लोगों की भी हेल्प कर देते हैं। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, ऊर्जा बचाने के लिए। तो क्या कार्य कभी ऊर्जा को बचाने के लिए किया जाता है? जी नहीं, उसमें तो एनर्जी आपकी लगेगी, कम थोड़ी होगी, है ना। तो यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, और ओनली ऑप्शन सी हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ ये वाला ऑप्शन इसमें राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन मणिपुर के संबंध में सही है? तो देखिए, मणिपुर से ना बहुत क्वेश्चन बने हैं। देखते हैं। मणिपुर का अर्थ है जेवरों का देश। लावनी मणिपुर का लोक नृत्य है। लोकटक ताल जाना जाता है फुमदी नामक गोलाकार तैरते हुए दलदलों के लिए। मणिपुर बांस के उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसमें से करेक्ट आंसर आपको चूज़ करना है, जो कि मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आता है, मणिपुर का अर्थ है जेवरों का देश। जी बिल्कुल, हाँ, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। मणिपुर का अर्थ होता ही है आपका जेवरों का देश। नाम से ही क्लियर है, मणि, सपेरा मणि के पीछे पागल रहता है, ये आप भी जानते हैं, है ना। मणि तो जेवरों से रिलेटेड है। ठीक है, जेवरों का देश आपका मणिपुर कहलाता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, लावनी मणिपुर का लोक नृत्य है। ये ऑप्शन बाहर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि जो लावनी नृत्य है ना, ये मणिपुर का नहीं है बल्कि महाराष्ट्र का है। ये आप नोट कर लीजिए। हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि ये कहाँ का लोक नृत्य है, तो आपको पता होना चाहिए महाराष्ट्र का। तो ये ऑप्शन यहाँ से बाहर हो गया। नेक्स्ट है, लोकटक ताल जाना जाता है फुमदी नामक गोलाकार तैरते हुए दलदलों के लिए। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये जो लोकटक ताल है ना, ये मणिपुर में ही पाया जाता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी है, मणिपुर बांस के उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये भी बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर बांस जो है मैक्सिमम अमाउंट में मिलता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए, सी और डी बिल्कुल सही हो जाता है, और ए, सी, डी हमको देखने को मिल रहा है इसमें ऑप्शन नंबर 2 में। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये मैंने आपको काफ़ी बार करवाया है फ्रेंड्स। उस पहली भारतीय महिला का नाम जिन्होंने एवरेस्ट पर्वत की चोटी पर कदम रखा और राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगा गाढ़ा, वो कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी हैं, सुनीता विलियम्स हैं, सूर्यमणि हैं, या फिर बछेंद्री पाल हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार बताया है, और जितने भी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ना फ्रेंड्स, आप ये मत सोचिए कि बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। नहीं, ये क्वेश्चन इसलिए रिपीट हो रहे हैं क्योंकि ये आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, और ये जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं 9 दिसंबर 2022 के हैं ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 तक आप जितने भी देखेंगे ये 9 दिसंबर 2022 के हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 7 से, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका आएगा यहाँ पर, यहाँ से जो क्वेश्चन है आपको आपके नीचे को, वो 10 दिसंबर 2022 के हैं। ठीक है, आप चाहें तो देख भी सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बछेंद्री पाल। जो बछेंद्री पाल हैं
वो भारतीय महिला हैं पहली जो एवरेस्ट की चोटी पर गई थी और उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। कब? 23 मई 1984 को। ठीक है, नोट कर लीजिए, 23 मई 1984 में। टाइम भी मैं आपको बता देती हूँ, 1:07। इतने टाइम में उन्होंने झंडा गाड़ा था, तिरंगा, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। ठीक है, अब चलिए जो और ऑप्शन है उनकी भी बात कर लेते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी, ये वेट लिफ्टर हैं, आपको पता होना चाहिए। ये वेट लिफ्ट करती हैं, यानी कि वज़न उठाती हैं, भारोत्तोलन आप कह सकते हैं। और इनकी जो बहनें हैं वो भी यही काम करती हैं। ठीक है, और ये कहाँ की रहने वाली हैं? ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। नेक्स्ट है सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स कौन है? अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला सुनीता विलियम्स हैं। ठीक है, और ये जो सूर्यमणि है, इन्होंने तोरंग का निर्माण किया था। ये चीज़ें सारी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो देखिए, किसी पर्यटक ने नीचे दिए अनुसार वर्णन किया है। अब कोई पर्यटक है, उसने कुछ चीज़ें लिखी हैं, फिर आपको उसके बारे में बताना है। क्या लिखा है देखिए, मैं एक गांव में हूँ, भारी वर्षा यहाँ की सामान्य विशेषता है। अब आपको दिमाग लगाना है, सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है। ठीक है, भारी वर्षा यहाँ की सामान्य विशेषता है, इसीलिए यहाँ के गांव के लोगों ने अपने घर बांस के खंभों पर धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाए हैं। यह घर भीतर से भी लकड़ी के बने हैं। इन घरों की छतें ढालू हैं। और यह गांव निम्नलिखित में से कहाँ होना चाहिए? हिमाचल प्रदेश में होना चाहिए, उत्तराखंड में होना चाहिए, असम में होना चाहिए, या फिर आंध्र प्रदेश में होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर होगा असम, ऑप्शन सी। ठीक है, वो असम के मोलन गांव की बात कर रही हैं। गांव भी आप नोट कर लीजिए, असम का मोलन गांव। और ये जो आप हिमाचल प्रदेश देख रहे हैं, यहाँ मनाली में सबसे ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। और यहाँ पर जो घर होते हैं पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेला या आदिवासी उत्सव कौन सा है? ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है कुंभ मेला, ऑप्शन सी है समक्का सरालम्मा जात्रा, ऑप्शन सी है खारची उत्सव, ऑप्शन डी है गंगाजी मेला। तो आपको बताना है दक्षिण भारत में कौन सा मेला मनाया जाता है जिसे हम आदिवासी उत्सव भी कहते हैं। अब बिल्कुल सही बात है कि ये आदिवासी लोग ही इसको मनाते होंगे, इसलिए इसका नाम आदिवासी उत्सव है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब आप कहेंगे ये कैसा नाम है? तो इसके पीछे एक रीज़न है। ठीक है, ये जो समक्का सरालम्मा जात्रा, सबसे पहले याद रखना, समक्का सरालम्मा जात्रा ये एक आदिवासी उत्सव या फिर सबसे बड़ा मेला है। कहाँ का? दक्षिण भारत का। ठीक है, बेसिकली ये जो समक्का है ना, ये माँ थी, और ये जो सरालम्मा है ये बेटी थी। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने गलत कानूनों का विरोध किया था। ठीक है, इसीलिए ये जो आदिवासी लोग हैं इनके नाम पर मेला लगाते हैं। और ये मेला कहाँ लगता है वो भी नोट कर लीजिए, दक्षिण भारत में तेलंगाना में मेला लगता है ये। ठीक है, तेलंगाना में ये मेला लगता है और इसके पीछे का रीज़न भी मैंने आपको बता दिया। चलिए अब हम अदर की बात कर लेते हैं, जैसे कुंभ मेला। कुंभ मेला 4 स्टेट में लगता है, आप नोट कर लीजिए कहाँ कहाँ। हरिद्वार में लगता है, प्रयागराज में लगता है, नासिक में लगता है और उज्जैन में लगता है। नोट कर लीजिएगा, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में ये मेला लगता है। नेक्स्ट हम खारची उत्सव की बात करें तो ये जो है त्रिपुरा में होने वाला एक उत्सव है। खारची उत्सव कहाँ है? त्रिपुरा में होने वाला। उसके बाद गंगाजी मेले की अगर हम बात करें, गंगाजी मेला होता है आपका पश्चिम बंगाल में, यानी कि वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो ये सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोचमपल्ली नाम है। ऑप्शन ए है लोक चित्रकला का जो विशेष रंगों से बनाई जाती है, बी है साड़ियों का जिन पर पारंपरिक रंगाई के ज्यामितीय नमूने होते हैं, ऑप्शन सी है बकरियों की किस्म का जिसका ऊन शॉल बनाने के काम आता है, एंड ऑप्शन डी है भारतीय मंदिरों की श्रेणी का नाम है। तो देखिए पोचमपल्ली मैंने आपको बहुत बार बताया है, पोचमपल्ली तेलंगाना का एक ज़िला है। कहाँ का है? तेलंगाना का एक ज़िला है। और यहाँ पर क्या होता है? साड़ियों का
साड़ियों का नाम है जिन पर पारंपरिक रंगाई के ज्यामितीय नमूने बने होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रेल लिपि से रिलेटेड है। देखिए, ब्रेल लिपि के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। ब्रेल लिपि में मोटी कागज पर उभरे हुए बिंदु बनाकर लिखा जाता है, ये मैंने आपको बताया था, है ना। सबसे पहले याद रखेंगे ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था? लुई ब्रेल ने। बहुत बार मैंने आपको बताया है, लुई ब्रेल ने आविष्कार किया था। और इसमें क्या होता है, मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं जिनको टच करके बच्चे पढ़ते हैं। कौन से बच्चे पढ़ते हैं? जो नॉर्मल होते हैं वो बच्चे नहीं, जो बच्चे देख नहीं पाते हैं उनके लिए ये लिपि जो है बनाई गई थी लुई ब्रेल द्वारा। और वो क्या करते हैं, मोटी कागज पर उभरे हुए बिंदु होते हैं, उनको टच और फील करके पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी अगर हम देखें, यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है। जी नहीं, यह लिपि 8 नहीं बल्कि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। देखिए इसमें इस तरह से 6 डॉट बने होंगे उभरे हुए मोटे कागज में, इनको टच करके बच्चे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा बाहर हो गया। ऑप्शन सी है, बिंदुओं की पंक्तियों को एक नुकीले औजार से बनाया जाता है। सही बात है, एक नुकीले औजार से उसमें होल किया जाता है जिससे कि वो उभर करके आएंगे ऊपर और बच्चे उनको फील कर पाएंगे टच करके। नेक्स्ट है, उठे हुए बिंदुओं पर उंगलियां चलाकर पढ़ा जाता है। बिल्कुल सही, ये मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए, सी और डी बिल्कुल सही है। और ए, सी और डी आपको इधर ऑप्शन 1 में ही मिल रहा है, तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतरिक्ष से रिलेटेड है। अंतरिक्ष की यात्रा के लिए निम्न में किसका उपयोग किया जाता है? यानी कि अंतरिक्ष की यात्रा में जाने के लिए किस चीज़ का उपयोग करके जाते हैं? उपग्रह का उपयोग, रॉकेट का उपयोग, हवाई जहाज़ का उपयोग या उल्कापिंड का उपयोग? देखिए उल्कापिंड नीचे से ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। ठीक है, ये वही उल्कापिंड हैं जिन्हें देखकर आप विश मांगते हैं, जिसे हम कहते हैं क्या? टूटता तारा। ठीक है, टूटता तारा आपका उल्कापिंड कहलाता है, जो वायुमंडल के मेसोस्फीयर में आकर के जल जाता है, उसमें आग लग जाती है। ठीक है, फ्रिक्शन के कारण। ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है, तो ये तो होगा नहीं। और हवाई जहाज़ से अंतरिक्ष पर नहीं जाते हैं, बल्कि एक जगह से दूसरी जगह पर आप जा सकते हैं बस। ठीक है, और उपग्रह का ऐसा कोई काम नहीं होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा रॉकेट। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अंतरिक्ष की यात्रा के लिए रॉकेट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोग गांव से शहरों और कस्बों की ओर स्थानांतरित होते हैं। गांव से शहरों और कस्बों की ओर स्थानांतरित होते हैं, क्यों होते हैं? ऑप्शन है आपके सामने। पहला है बेहतर स्वच्छता तथा खुली जगह के लिए। बिल्कुल नहीं, बेहतर स्वच्छता और जो खुली जगह होती है वो शहरों में नहीं होती है, बल्कि वो तो गांव में होती है ना। और ये पूछा है कि लोग गांव से शहर की ओर क्यों जाते हैं, तो बेहतर स्वच्छता और खुली जगह, ज़्यादा पेड़ पौधे, ये सारी चीज़ें गांव में होती हैं, शहरों में नहीं होती हैं। ये ऑप्शन बाहर हो गया। नेक्स्ट है बेहतर गुणवत्ता की वायु तथा स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए। देखिए एक चीज़ इसमें सही है, एक चीज़ गलत है। बेहतर गुणवत्ता की वायु ये तो शहरों में नहीं मिलेगी, क्योंकि शहरों में पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं। ठीक है, बट कह रहे हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए ये चीज़ मानी जा सकती है कि शहरों में ज़्यादातर स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी, ज़्यादा हॉस्पिटल्स होंगे। ठीक है, बट इसमें एक चीज़ तो गलत है कि बेहतर गुणवत्ता की वायु के लिए, तो ये ऑप्शन भी आपका बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट है बेहतर रोजगार के अवसर तथा शैक्षिक सुविधाओं के लिए। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। लोग गांव से शहरों की ओर इसीलिए आते हैं ताकि उनको रोजगार की अपॉर्चुनिटीज़ मिले। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उनको मिल सके, और रोजगार जो है शहरों में ही ज़्यादा देखने को मिलता है। और शैक्षिक सुविधाओं के लिए, ठीक है, शिक्षा से रिलेटेड सुविधाएं, इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेस हैं, ये सारी चीज़ें शहरों में ज़्यादा बेहतर होती हैं, इसलिए लोग गांव से शहरों की ओर स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी भी एक बार देख लेते हैं। बेहतर गुणवत्ता का जल और सामाजिक नियमों के लिए। बिल्कुल नहीं, बेहतर गुणवत्ता का जल शहरों में कभी हो ही नहीं सकता। आरओ का वाटर क्यों पिया जाता है शहरों में? क्योंकि यहाँ पर वाटर जो है एकदम बेकार होता है, उसकी गुणवत्ता बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा बाहर हो गया। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था फ्रेंड्स,
बहुत इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर में बच्चों को धीरे धीरे खाने के लिए एवं अच्छी तरह चबाने के लिए कहा जाता है, इसके सबसे उपयुक्त कारण क्या हैं? यानी कि आपसे पूछा गया है कि जो बच्चे हैं उनको धीरे धीरे खाने के लिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे कम खाते हैं? नहीं, कम खाते हैं इसलिए धीरे धीरे खाओ ऐसा थोड़ी कहा जाता है ना। उनके दांत सुरक्षित रहते हैं, धीरे धीरे खाने के लिए इसलिए थोड़ी कहा जाता है कि आपके दांत सुरक्षित रहेंगे। दांत सुरक्षित रखने के लिए तो दांतों की सफाई, उनको क्लीन किया जाता है। अगर खाना जब उन्होंने खा लिया उसके बाद ब्रश करने को कहा जाता है ताकि क्लीनिंग हो सके टीथ की, है ना। तो ये ऑप्शन भी हमारा बाहर हो गया, ये ऑप्शन भी बाहर। वह खाते समय पानी नहीं पीते हैं, इसका कौन सा लॉजिक है भाई कि घर में बच्चों को आप धीरे धीरे खाने के लिए कह रहे हैं क्योंकि वह खाते समय पानी नहीं पीते हैं। ठीक है, देखिए खाते समय वैसे तो ज़्यादा पानी पीना नहीं चाहिए, अगर पीना है तो थोड़ा सा आप पी लीजिए, 2-3 सिप ले सकते हैं। और खाने के जस्ट बाद लगभग हाफ से 1 आवर तक कभी भी वाटर नहीं पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो HCl होता है ना हमारी बॉडी में, वो अपना काम इजीली अच्छे से नहीं कर पाता है, ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। ये सारी चीज़ें आपने साइंस में पढ़ी ही होंगी, ठीक है। तो इसका भी कोई ऐसा रिलेशन है ही नहीं कि आप धीरे धीरे खाना खाओ क्योंकि खाते समय पानी नहीं पीते हैं। नेक्स्ट है, उनके भोजन का पाचन सही ढंग से होता है। बिल्कुल सही बात है, भोजन को धीरे धीरे आराम से चबा चबा कर खाने की सलाह इसीलिए दी जाती है ताकि भोजन का जो पाचन है, डाइजेशन है, वो इजीली हो पाए। जब आप खाना खाते हैं, बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, आप उनको चबाते हैं, च्यू करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करते हैं, उसके बाद आपके स्टमक में वो जाता है। फिर जब आपका डाइजेशन स्टार्ट होता है वो इजीली हो पाएगा अगर फूड के स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे पार्टिकल्स आपके स्टमक में होंगे तो, ठीक है। इसीलिए खाने को धीरे धीरे खाने की सलाह दी जाती है ताकि डाइजेशन अच्छे से हो पाए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ओनली डी, ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर दिया है ओनली डी ऑप्शन सही है। ठीक, तो फ्रेंड्स ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आपकी सीटेट की बेस्ट प्रिपरेशन करवाई जा रही है। थ्योरी की क्लासेस मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। अगर आपको CDP के फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स चाहिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैंने CDP के फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स आप लोगों को भेजे हैं PDF फॉर्मेट में हर एक चैप्टर के, और उनकी सारी क्लासेस यूट्यूब पर कराई हैं, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।